जी हाँ, अब ये पूरी तरीके से साफ हो चुका है। अब कोई डिबेट आप तरीके से आप समझिए कि अब कोई ये नहीं कहेगा कि क्या टुकड़े टुकड़े गैंग ने कराए थे दिल्ली में दंगे। इस सवाल का जवाब हाँ है। अब कोई शक को शुबा नहीं रह गया है। अब आप समझिए जी की खबर पर कोर्ट की भी मोहर है, इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि उमर ताहिर ने जलाई दिल्ली। ये हम नहीं कह रहे हैं, दरअसल ये कोर्ट का ऑर्डर है, मेरे हाथों में है। मैं चाहूंगा एक कोर्ट का ऑर्डर एक बार स्क्रीन पर हम डाल दें ताकि डिबेट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अब इसमें ये कोर्ट का ऑर्डर है, दरअसल सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई कड़कड़डुमा कोर्ट में, और उसमें ये कोर्ट का ऑर्डर जो पहला पन्ना और दूसरा पन्ना जो जिसमें ये सब लिखा गया है कि उमर खालिद और ताहिर हुसैन, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। इसमें लिखा गया है कि द प्रोसिक्यूशन हैज रिलाइड अपॉन द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस राहुल कसाना, जो कि ताहिर हुसैन का ड्राइवर, और इसमें पूरा जो हिंदी में भी इस वक्त आप पढ़ सकते हैं। गवाह राहुल कसाना जो आरोपी ताहिर हुसैन का ड्राइवर है, उसने बताया कि ताहिर हुसैन सीए प्रदर्शनकारियों को पैसे बांट रहा था। वो ताहिर हुसैन को शाहीन बाग लेकर गया जहां वो किसी दफ्तर में घुसा। कुछ समय बाद ड्राइवर ने, यानी कि ताहिर हुसैन का ड्राइवर, उसने उमर खालिद और खालिद सैफी को भी उसी दफ्तर में जाते देखा। करीब सवा घंटे बाद ताहिर हुसैन उसी ऑफिस में बाहर आया। मतलब अब ये शीशे की तरह साफ हो गया है कि उमर खालिद और ताहिर हुसैन ने दंगे कराए। कोर्ट भी कह रहा है प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया गवाह का बयान बताने के लिए काफी है कि उमर खालिद आरोपी ताहिर हुसैन के संपर्क में था, उसके खिलाफ ऑन रिकॉर्ड पर्याप्त सबूत है। ये सब कोर्ट के ऑर्डर में है। उसने सांप्रदायिक दंगों को फंडिंग की और अपने घर से लोगों को दंगों के लिए भड़काया। आगे सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए प्रथम दृष्टया इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि आरोपी उमर खालिद ताहिर हुसैन और दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर आरोप पत्र में लगे आरोपों को उन्होंने ही किया है। मतलब आरोप पत्र में आरोप है दिल्ली दंगों को भड़काने का। उमर खालिद ताहिर हुसैन ने दिल्ली में दंगे भड़काए। दिल्ली दंगों के पीछे उमर खालिद ताहिर हुसैन। ये कोर्ट का ऑर्डर मेरे हाथ में है और इसमें साफ तौर पर ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जी न्यूज शुरुआत से कह रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग ने कराए दिल्ली में दंगे। आप जानते हैं जी की पूरी टीम ग्राउंड पर थी, हम कई सबूत लगातार आपको दिखा रहे थे, कई सवाल उठाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कड़कड़डुमा कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है। मैं एक बार फिर से अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Thus, there is reasonable ground to prima facie show that accused Umar Khalid, Tahir Hussain and other accused person has conspired together to commit offences. मतलब दोनों ने मिलकर, उमर खालिद, ताहिर हुसैन और बाकी आरोपियों ने मिलकर दिल्ली में दंगों की साजिश रची। दंगों की फंडिंग हुई, न सिर्फ फंडिंग बल्कि अपनी छत से, ताहिर हुसैन पर तो यह आरोप है कि अपनी छत से दंगों के लिए भड़काया। संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और आपको बता दें संबित पात्रा हैं मेरे साथ। दो एडवोकेट हैं आज, क्योंकि कानूनी पहलू समझना बहुत जरूरी है। मेरे साथ इस वक्त एक एडवोकेट हैं शाहिद अली, वो मेरे साथ लाइव हैं, और अश्वनी उपाध्याय, दो एडवोकेट्स हैं मेरे साथ। संबित पात्रा मेरे साथ हैं, प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट, और रवि श्रीवास्तव में पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सबका डिबेट में स्वागत है। सबसे पहले संबित पात्रा, मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं। अब तो कोई नहीं बचाएगा ना इनको, या अब भी कोई कहेगा कि उमर खालिद बेचारा मासूम फंसा दिया मुस्लिम होने की वजह से? ये हैं आपके पैनल में ही दो लोग हैं जो अभी देखिएगा, अभी रुदाली रूप धारण करेंगे दो लोग। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, आप देखिएगा अभी। बहरहाल मैं विषय की गंभीरता को जानते हुए पहले विषय पर आता हूं। और आपने पढ़ा है, अभी कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ा है, मैं फिर भी रिपीटेशन करते हुए उन 3-4 लाइनों को पढ़ना चाहूंगा ताकि जनता जनार्दन जान सके। और मैं आज के अखबार से पढ़ रहा हूं, आपने तो डायरेक्ट कोर्ट ऑर्डर से पढ़ा, आज के तमाम अखबारों में छपा हुआ है। तो कोर्ट सेड, I quote, there was reasonable ground to show that Khalid, former AAP councillor Tahir Hussain and another accused in the case had conspired together to commit offence as mentioned in the charge sheet. Hence, there is sufficient material on record to proceed against accused Khalid under section 204 of CRPC. देखिए, कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया है इसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रथम दृष्टिया इसमें कोई शक नहीं रहता है कि कहीं ना कहीं, जो आप याद करिए मोदी जी ने शब्द का इस्तेमाल किया था, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। प्रथम दृष्टिया आज कोर्ट ने मान लिया है कि चार्जशीट में जो कहा गया था, विटनेस के आधार पर जो कहा गया था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, ये ऑर्गेनिक नहीं था, ये संयोग नहीं था, ये प्रयोग था। नंबर 1। नंबर 2, इसमें पहले से ही मीटिंग हुई थी। 3 लोगों की मीटिंग हुई 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग के अंदर। ताहिर हुसैन, उमर खालिद और तीसरे व्यक्ति का नाम है खालिद सैफी, जो कि पिंजरा तोड़ गैंग का मेंबर था। अब ये सारे पिंजरे के अंदर गए।
इनका नाम वैसे तो पिंजरा तोड़ गैंग है, अब ये सारे पिंजरे में कैद है। देखिए ये तीनों की मीटिंग 1 से 1.5 घंटे तक एक ऑफिस के कमरे में शाहीन बाग में चली, उसके बाद ये बाहर आए। तीसरी बात जो कोर्ट मानता है कि यहां पर पैसे की लेन देन हुई है और पैसे बांटे गए हैं, और शुरू से ही हम लोग कह रहे थे कि पीएफआई का इसमें करोड़ों का पैसा लगा हुआ है, और मुझे याद है ये खुलासा जी न्यूज ने किया था, और मैं आपके उस पहले डिबेट में था जब जी न्यूज ने अपने 2-3 खुलासों में जो महत्वपूर्ण बात की थी, मैं 5 सेकंड में वो बातें भी रख देता हूं क्योंकि ये आपके चैनल ने खुलासा किया था। एक तो आपने खुलासा किया था कि एक महिला और एक पुरुष के बीच में एक फोन इंटरसेप्ट हुआ था जिसमें कहा गया था कि जहांगीरपुरी से 300 महिलाओं को सीलमपुर भेजा जाए और इसमें पैसे का आदान प्रदान हुआ था एक, और आज ये सब सत्य साबित हो रहा है। दूसरा, एक ग्रुप ऑफ व्हाट्सएप चैट हुआ था। इस व्हाट्सएप चैट में सहजार रज्जा नामक एक व्यक्ति था जो कह रहा था कि जामिया हैज द क्रेडिबिलिटी टू डू इट नेशन वाइड हम दंगा करेंगे, और ये जामिया में क्रेडिबिलिटी है। और एक महिला थी जिसका नाम सरफिरा जरगर है, और ये सरफिरा महिला जो थी, सरफिरी महिला, ये महिला कह रही थी डोंट डिस्क्लोज इट, ये डिस्क्लोज मत करो व्हाट्सएप के ग्रुप में, ये सब अभी मन के अंदर रहने दो। मतलब आज अब ये सारा चीज एक्सपोज मतलब होकर दुनिया के सामने आ रहा है। अब कोई नहीं कहेगा ना कि बार बार आप टुकड़े टुकड़े गैंग को ब्लेम मत करिए। अब मत कहिए कि उमर खालिद, आप लोग बदनाम करते हैं उमर खालिद को मुस्लिम होने की वजह से। मेरे पास तो अमानतुल्लाह खान, महबूबा मुफ्ती, शशि थरूर, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, एक पूरी लॉबी थी जो कह रही थी मुस्लिम होने की वजह से आप जो हैं इनको गिरफ्तार किया गया, इनको फ्रेम किया गया। अब कोई नहीं कहेगा। मैं साथ शाहिद अली हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। नहीं, यहाँ शाहिद तो अली, बस मैं यही समझना चाह रहा हूं क्योंकि अब ये क्लियर हो गया है, कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है, ऑर्डर है, और इसमें लिखा गया है कि इन दोनों ने मिलकर प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया कोर्ट को भी लग रहा है कि उमर खालिद और ताहिर हुसैन ने दिल्ली में दंगे किए। अब वो डिबेट क्लोज है, इन दोनों ने किए। मतलब मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं होता कि जो लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो आरोपियों को लीगल एड से लेकर मतलब उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो उनका क्या मकसद था, उनको भी क्या कोई सजा का प्रावधान होता है? क्या वो को-कॉन्स्पिरेटर्स की श्रेणी में आते हैं? कोई ऐसा लीगल प्रोविजन होता है क्या शाहिद अली? क्योंकि आप एडवोकेट है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं बहुत साफ तौर से कि इस डिबेट को आप हिंदू मुस्लिम के तौर पे ना करें। जिस तरह से मुस्लिम वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मुझे ख्याल है अच्छी बात नहीं है। जो भी कानून का उल्लंघन करता है, चाहे वो किसी मजहब का हो, उसको सज़ा होनी चाहिए, हमारा ये मानना है। और कानून में सज़ा देने का काम सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट का होता है, पुलिस का काम सज़ा देने का नहीं होता है। पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है और तमाम केसेस में चार्जशीट फाइल होती है, उसमें कोर्ट जब कॉग्निजेंस लेती है या चार्जेस लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको ये जुर्म साबित हो गया। जुर्म साबित होने में और चार्जेस फ्रेम होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। पहली स्टेज चार्जेस फ्रेम होना ही होता है। या चार्जेस फ्रेम होंगे, फिर वो गवाह और तमाम एविडेंसेस ऑनरेबल कोर्ट के सामने आएंगे। वो एविडेंसेस की वेरिसिटी ऑनरेबल कोर्ट में टेस्ट होगी कि क्या वो एविडेंसेस सच हैं, क्या वो एविडेंसेस झूठे बनाए गए हैं, क्या वो एविडेंसेस पे विश्वास किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। उसके बाद में ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट आता है। तो आप इस चीज को जो चार्जेस फ्रेम करने के लिए हैं, या प्रथम दृष्टया की आप जो बात कर रहे हो एक्स फेसाई की या प्राइम फेसाई की, इसका कहीं भी मतलब कंक्लूजन से नहीं होता है। फाइनल जजमेंट में बहुत सारे लोग बरी होते हैं और बहुत सारे लोगों को सजा होती है, और बरी होने के बाद या सजा होने के बाद भी वो अदालत कोई आखिरी अदालत नहीं होती है। हमारे यहाँ हायरार्की और जुडिशरी है। जिन लोगों को लोअर कोर्ट से सजा होती है, बरी होते हैं, वो फैसले पलटते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बात कहना कि साहब चूंकि चार्जशीट फाइल हो गई है या ऑनरेबल कोर्ट ने ये कह दिया कि साहब प्रथम दृष्टया ये लगता है वहां ग्राउंड्स हैं, इसका मतलब यह है कि साबित हो गया, यह बात बिल्कुल गलत है। इस तरह से कोई इस तरह की बात नहीं होती है कि साबित हो गया। साबित होने के लिए अभी बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। तमाम एविडेंसेस ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखने होंगे और उन एविडेंसेस पर तमाम तकरार होंगी, बहस होगी, उनमें क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे, उसमें तमाम चीजें आएंगी, उनकी दरअसल जो वेरिसिटी वो टेस्ट होगी और हमारे देश के कानून के मुताबिक ही टेस्ट होगी। ठीक है शायद। और इसमें डिफेंड करना भी चूंकि मुल्जिमान का कानूनी हक है, तो इसलिए आप ये बात कहना कि साहब तो साबित हो गया, ये बात बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। बहुत जरूरी होता है ब्लैक और व्हाइट रहना कि कौन इस तरफ है कौन उस तरफ है। आपने बता दिया कि आप उमर और ताहिर को अभी भी आप निर्दोष मानते हैं, मतलब आपकी नजर में हो सकता है वो इसके पीछे ना हो, है ना शाहिद?
मैंने जो कहा है, मैंने आपसे बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो चार्जशीट कोर्ट में फाइल हुई है, जिसको आप कह रहे हैं कि साहब प्रथम दृष्टया को यानी ऑनरेबल कोर्ट की मोहर लग गई, ये ऑनरेबल कोर्ट की मोहर लगना नहीं है, वो जजमेंट बाद में आएगा। इसको आप जिस भी तरह से इंटरप्रेट करना चाहें, ये आपकी आजादी इंटरप्रेट करिए, लेकिन खुदारा गलत इंटरप्रेट मत करिए, इस देश को गुमराह करने का काम मत करिए। शब्दशाह मैं तो इसलिए शाहिद भाई, क्योंकि दो एडवोकेट हैं, इसलिए मैं कानूनी कोई भी चूक नहीं करूंगा। मैं तो शब्दशाह पढ़ी है, मैंने पूरा ऑर्डर जो है उसमें लिखा है, Thus there is reasonable ground to prima facie show that accused Omar Khalid, accused Tahir Hussain and other accused person had conspired together. ये तो कोर्ट के ऑर्डर में है। View and the final decision. There is always a difference between prima facie view and final decision. Final decision is always based on evidences, concrete evidences, which will be appreciated only on conclusion of evidence. तो आपको लगता है अभी वो बेगुनाह है? अभी टुकड़े गैंग ने कराए दंगे, अभी हम ना कहें। अभी कानून कहता है, अभी कानून कहता है, अभी कानून का मानना यह है कि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए बेगुनाह माना जाएगा। ये मेरे या तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होता। जल्दबाजी है, इसलिए हम सवाल पूछ रहे कि टुकड़े गैंग ने कराए दिल्ली दंगे, ऐसा भी जल्दबाजी होगा संबित कहना? अभी नहीं, आप सही कह रहे थे, अभी है बचाने वाले हैं उमर खालिद और ताहिर हुसैन। हमारे देश का संविधान कहता है, संबित हमारे देश का संविधान कहता है, ठीक है शाहिद जी, साबित ना हो जाए, ठीक है शाहिद, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि वो उन्होंने किया है। ठीक है शाहिद, आपको वेट करना चाहिए कम से कम कोर्ट के जजमेंट आने तक का। ये बात कहने से पहले कि वो लोग असल में मुजरिम है और उन्होंने ये काम किया है। ठीक है, मासूम है दोनों। ठीक है संबित, मैंने शाहिद जी को सुना। देखिए शाहिद जी पढ़े लिखे वकील हैं, इसलिए उन्होंने अगर डिफेंड भी किया उमर खालिद को और ताहिर हुसैन को, तो कम से कम ढंग से करने की कोशिश की और खराब शब्दों का प्रयोग नहीं किया, मगर डिफेंड तो किया उन्होंने। देखिए मैं यहां कहना चाहूंगा, ये वही देश है, यहां एक इतना बड़ा ग्रुप मौजूद है जिसने अजमल कसाब तक को डिफेंड किया था। वो अजमल कसाब तो रंगे हाथ पकड़ा गया था, उसको भी डिफेंड किया था। अरे याकूब मेमन तो रंगे हाथ पकड़ा गया, याकूब मेमन को तीनों लेयर, ये जो कोर्ट के तीनों सर आप वकील है सर, और सर ऐसे कोर्ट में तो आप ऐसा जिरा नहीं करते होंगे ना, नाराज हो जाएंगे जज साहब। एक एक करके बोलना होता है ना कोर्ट में सर, बीच में नहीं बोलना होता है ना। थैंक यू। देखिए अमन भाई, आप याद करिए, याकूब मेमन तो रंगे हाथ पकड़ा गया था, उसको लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तीनों ने मिलकर फांसी की सजा सुनाई। 30 साल लगा फांसी की सजा सुनाने में, और उसके बाद भी एक गैंग था, बैठे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो गैंग तो याकूब मेमन को आतंकवादी मानने को तैयार नहीं था। और तो और उसके नमाजे जनाजे में आप याद करिए लाखों लोग शरीक होने भी चले गए थे। तो ये तो अभी चार्जशीट हुआ है, केस आरंभ हुआ है, इनके लिए तो ये बिल्कुल पाक साफ हैं। अभी तो ये वकील साहब ने तो बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, अभी आ रहे हैं, अभी दूसरे देखिएगा कैसे छाती पीट पीट के रोएंगे। मैं नाम नहीं लूंगा, वो कौन है, अभी कौन छाती पीट के रोएगा, मैं नाम नहीं लूंगा। अभी आप देखिएगा, उनकी बारी देखिए कैसे होते हैं वो। अभी ठीक है, आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मुझे भी नहीं पता। बहरहाल आप मुस्कुरा रहे हैं अश्वनी उपाध्याय, अब शाहिद भी एडवोकेट हैं, आप भी एडवोकेट हैं। शाहिद कह रहे हैं जल्दबाजी में सीधा कैसे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि इन्होंने कराए दिल्ली दंगे, टुकड़े गैंग ने कराए दिल्ली दंगे। अभी नहीं कह सकते। पहली बात तो आपने, हो सकता है वो मासूम है, शांति दूत हैं, भोले भाले भटके हुए युवा होंगे। अमन, आपने जो इनिशियल स्टार्टिंग कमेंट लिया मैं उसको इंडोर्स करता हूं, उसके बाद संबित जी ने जो बोला मैं उसको भी इंडोर्स करता हूं, इसलिए आप दोनों लोगों की बात मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं कुछ नई बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि ये कहना कि अभी कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है। एफआईआर होती है, उसके बाद लगातार इंट्रोगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर जुडिशियल माइंड अप्लाई किया जाता है, सरकारी वकील अपना माइंड अप्लाई करते हैं, उसके बाद चार्जशीट बनती है। चार्जशीट बनने के बाद जब वो कोर्ट में पेश होती है, फिर जज अपना माइंड अप्लाई करता है, उसको दोबारा फिर से अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है, तब जाके वो ये जो कमेंट आपके पास ऑर्डर है वो ऑर्डर आता है। तो ये कहना कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे लगता है 50% पानी निकल चुका है, केस 50% आगे बढ़ चुका है। अब आती दूसरी बात, संबित जी ने बिल्कुल ठीक कहा, भाई ट्रायल कोर्ट ने याकूब मेनन को फांसी दिया, हाई कोर्ट ने फांसी दिया, तब भी बोले अभी तो हाई कोर्ट ने दिया, अभी सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दिया, बोले अभी तो एसएलपी खारिज हुई है, अभी तो हमारे पास रिव्यू पिटीशन बचा हुआ है, रिव्यू खारिज हो गया, बोले अभी तो रिव्यू खारिज हुआ, अभी क्यूरेटिव पिटीशन बचा हुआ है। जब क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज हो गया, बोले नहीं, इस देश में सेकुलरिज्म खतरे में है, संविधान खतरे में है, याकूब मेनन को फांसी गलत तरीके से दिया गया, सुप्रीम कोर्ट पूरा बायस हो चुका है। तो ये कहने वाले कहते हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं 2-3 बातों पर आना चाहूंगा जो बड़ी गंभीर विषय है।
देखिए, इस देश में सरजील दरअसल इमाम अश्विनी जी, ये कहा जा या रहा है कि ताहिर innocent हुसैन till proven जो guilty। लगातार पैदा हो रहे हैं, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, शायद भाई वो समझाने की कोशिश नहीं, करें, कन्विक्शन नहीं हुआ ना अभी। अमन, मैं अमन कह रहा हूं, अगर ये फ्रांस में ये घटना हुई होती, यूएस में घटना हुई होती, सिंगापुर में घटना हुई होती, तो अब तक जिस घर पे वो गुलेल थी, वो घर अब तक 10 फीट नीचे चला गया होता। ये ताहिर हुसैन का घर बचा हुआ है, यह दिखाता है हमारा कानून कितना घटिया और कितना बेकार है। आज तक ताहिर हुसैन की कुर्की नहीं हुई, सारी उसके ऊपर काले धन का मुकदमा नहीं चला, उसके ऊपर बेनामी संपत्ति का मुकदमा नहीं चला, उसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा नहीं चला। यह दिखाता है हमारी कानून व्यवस्था कितनी घटिया और कमजोर हो चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं, अब समय आ गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी जरूर इस पर विचार कर रहे होंगे, हमें सबसे ज्यादा जरूरत है इलेक्शन पुलिस रिफॉर्म और जुडिशियल रिफॉर्म की। हमें राफेल से भी ज्यादा जरूरी है फ्रांस के भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को भारत में लागू करने की। हमें AK-47 AK-56 से भी ज्यादा जरूरी है हम सिंगापुर और अमेरिका का जो उनका जुडिशियल सिस्टम है, जो उनके कानून है, जो कहता है कोई ऐसी अगर गुस्ताखी करे उसकी 100% प्रॉपर्टी, पूरे बाप दादा की प्रॉपर्टी सीज कर लो, और उसका अगर घर भी है तो बम लगा के बम गिरा दो। मुझे लगता है वो करने की जरूरत है, क्योंकि नहीं तो ये सरजील इमाम, यही तो स्वतंत्र न्यायपालिका पर भरोसा है कि कसाब को भी वकील मिलता है। सरजील इमाम को अब उस पर नहीं मैं डिबेट कर रहा, या तो कसाब को भी वकील मिलता है, या तो याकूब मेनन से लेकर अफजल गुरु सबको। अब वो अलग डिबेट हो जाएगी ऑल टुगेदर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं क्या टुकड़े टुकड़े गैंग ने नहीं कराए दिल्ली के दंगे, या कराए, या उनको मासूम कहूं मैं, या मैं कहूं वो टुकड़े टुकड़े गैंग उमर खालिद, ताहिर हुसैन इन्होंने कराए। तहसील में एक सरजील इमाम पैदा हो रहा है, हर तहसील में रवि श्रीवास्तव, उसके बाद संगीत राज है, उसके जड़ में उसको जड़ से खत्म करना। रवि श्रीवास्तव, अब मेरे ख्याल से लोगों को साफ करना चाहिए कि वो देश के साथ हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं, वो देश के साथ है, उमर खालिद या ताहिर हुसैन के साथ है। क्लियर ड्रॉ एक लाइन करने की जरूरत है। शाहिद अली ने कर दी लाइन ड्रॉ कि अभी उनको आप जो है बेगुनाह मानिए, वो मासूम है, वो भोले वाले बच्चे हैं, अभी नहीं। आप भी एक लाइन ड्रॉ कर दे, मेरे ख्याल से पता लग जाए कौन किधर खड़ा है। रवि श्रीवास्तव जी, देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग कौन सा है, टुकड़े टुकड़े गैंग के कौन मेंबर्स हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का कौन संचालक है, वो तो आज तक किसी ने बताया नहीं। हाँ, भगवा गैंग के बारे में जरूर मालूम पड़ा, क्योंकि भगवा गैंग जो है वो दिल्ली पुलिस को चलाता है। अभी अभी मैं सुन रहा था, बीजेपी के बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं, वो एक एक्टिविस्ट जो गर्भवती है और जेल में है, जिसका नाम सफूरा जरगर है, उसे सिरफिरा जरगर बता रहे थे। तो ये तो हाल है देश के लोगों का कि इस तरह से घटिया तरीके से टीवी चैनल पे आकर के, जब श्रीमान जी अब आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, जाके जो अखबार पढ़ रहे हैं ना उसी में देख लीजिए, मिल जाएगा नाम आपको। मुझे मत समझाने की कोशिश करिए, मैं खोज रहा हूँ सिरफिरा। अच्छा सरफुरा है वो। अच्छा खालिद सैफी का नाम भी मालूम है मुझे, सबके नाम मालूम है। सॉरी, आपकी बहन का नाम मैंने गलत ले लिया, तो सॉरी। अरे गुस्सा मत होइए, आपकी बहन का नाम गलत ले लिया, सॉरी सॉरी। वो सरफुरा है, सरफिरा नहीं है, सॉरी। आप सॉरी। अरे भाईजान सॉरी, आपकी बहन का नाम गलत ले लिया मैंने, इतना नाराज मत होइए, अब विषय पे आ जाइए। आप शांत रहिए, आप चुप रहिए। अरे आप इतना नाराज मत होइए, आप नाराज मत होइए। अरे उमर खालिद को जेल में डाला है, आप तो ऐसे हो रहे हैं जैसे कि एकदम आपके घर वालों को डाल दिया है। आराम से अरे आराम से। ये देखो, इनको ये बेहोश हो जाएंगे, आप देखें, ये बेहोश हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ये सरजील इमाम और ये उमर खालिद के ये चचेरे फूफा जान जो है ना, ये फूफा जान को देखो जरा आप, ये हर जगह ऐसे फूफा जान है। और अभी ये बोल रहे थे टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है ये जान नहीं पाते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के फूफा जान है, फूफा जान, ये है फूफा जान, आप ही है फूफा जान टुकड़े टुकड़े गैंग के। सरफुरा जरगर, सरफुरा को सरफिरा कह दिया तो एकदम नाराज हो गए। अब मैंने अभी तक उसका नाम सरफिरा ही सोचा था, अभी देखा तो मालूम पड़ा उसका नाम सरफुरा है। नहीं, आपका नाम अचंबित पात्रा है।
आप भी अचंभित पात्र हैं क्या? हाँ, तो आप मेरा नाम कुछ बता भी बोलिए। दीजिए। अरे मैंने क्या, अरे मैं क्या करूं, मैंने मेरे उनका नाम पास सरफिरा एक जरगर पढ़ा हुआ था इतने दिनों ऐसा- तक। अब आपकी बहन का नाम आपको- सरफुरा है, मुझे अभी मालूम मेरी- पड़ा। चलिए चलिए चलिए, माफ करिए, आपकी बहन का नाम गलत पढ़ पता दिया। नहीं अब क्या आप- रवि जी रवि जी आप रवि जी बोलिए। रवि बहन- रवि जी ये रवि जी पता नहीं रवि जी आपकी बहन और आपको आपकी ये तो माता जी पता का है, क्या नाम है? आप जिनका नाम नहीं ले रहे मालूम। हैं, आप जिनका नाम ले रहे हैं सफूरा जरगर, उन पर आरोप क्या है ये तो आपको पता है ना। आप जिनको बचा रहे हैं उन पर क्या आरोप है आपको पता है ना। दंगा भड़काने का आरोप है उन पर, सफूरा जरगर। आप लोगों को सहानुभूति क्यों होती है दंगा भड़काने के आरोपियों से? आप लोगों का सहानुभूति क्यों होती है? आपको उमर खालिद से सहानुभूति, आपको सफूरा जरगर से सहानुभूति, आपको खालिद सैफी से सहानुभूति, आपको ताहिर हुसैन से सहानुभूति। देश से सहानुभूति रखिए ना। ये देश को जलाया, दिल्ली को जलाया, दिल्ली वालों से सहानुभूति रखिए ना रवि। जब तक किसी पे गुनाह साबित नहीं होता, मुझे हर आदमी से सहानुभूति है। अच्छा, हर तो आपने आरोपी से क्या सहानुभूति है। आप तो फिर ये दंगे किसने कराए? अभी तो भगवा झंडे तो फिर दंगे किसने कराए? भगवा गैंग जो है पुलिस की गाड़ी जला रहा था। नहीं, अभी ये बोल रहे थे कि भगवा गैंग पुलिस, क्यों प्रूव हो गया क्या भगवा गैंग जला रहा था? आप अभी बोल रहे थे भगवा गैंग पुलिस की गाड़ी जला रहा था, कैसे कैसे मालूम पड़ा आपको? कहीं पर कोर्ट ने ऑर्डर किया है? गोली मारो सालों को कौन कह रहा था? सुना नहीं मतलब आपने? भगवा गैंग जब है उस समय कोई कोर्ट कचहरी नहीं, उस समय कोई खाता बही नहीं, उस समय ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले ही जज बन जाएंगे। और जब सरफिरा जरगर की बात होगी तो मेरी बहन का नाम, उनके ऑडियो नहीं आ पा रहा, अगर आप बीच में बोल रहे हैं वो स्काइप पर है। मैं एक बार उनको 30 सेकंड दे देता हूं, फिर मैं संगीत रागी के पास जाऊंगा। एक एक करके बोलेंगे, ऑडियो अनक्लियर है। बस मुझे रवि श्रीवास्तव बता दीजिए कि आप इन लोगों के साथ हैं, आप उमर खालिद के साथ है, ताहिर हुसैन के साथ है, सफूरा जरगर के साथ है, खालिद सैफी के साथ है, आप देश के साथ नहीं है। बस ये बता दीजिए मेरे को, आप इन लोगों के साथ हैं। मैं देश के संविधान के साथ हूं। ये देश के संविधान के साथ नहीं है ना सर। हर आदमी बेगुनाह है, जब तक हर आदमी बेगुनाह है। मैं आपको ये बता दूं, जब तक मुकदमा साबित नहीं होता, ट्रायल नहीं होता, कन्विक्शन नहीं होता, तब तक आप किसी को गुनहगार नहीं, वो तो गुनहगार होने पे भी नहीं बख्शते आप लोग। अब तो गुनहगार साबित हो जाता है तब भी कहते हैं बुरहान वानी आतंकवादी नहीं है से लेकर याकूब मेमन से लेकर अफजल गुरु की बरसी भी बनाई जाती है। खैर वो अलग डिबेट है। संगीत रागी, उसके बाद मैं ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले संगीत रागी। ठीक है सर, मैं समझ गया कौन कौन कहां खड़ा है, ये बहुत जरूरी है पता होना। आज जब कोर्ट भी ये कह रहा है कि प्राइमा फेसी ये पर्याप्त सबूत है कि उमर खालिद और ताहिर हुसैन ने दिल्ली में दंगे कराए, ये कोर्ट का ऑर्डर है। मैं ऑब्जर्वेशन नहीं, कोर्ट का ये जो संज्ञान लिया गया चार्जशीट में, तो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा गया ये कि प्राइमा फेसी उमर खालिद और ताहिर हुसैन ने दंगे कराए दिल्ली में। संगीत रागी, मैं कोर्ट पर भरोसा करूं या टुकड़े टुकड़े गैंग पर भरोसा करूं? मुझे कोर्ट पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है। संगीत रागी, देखिए कायदे से तो हम सबों को कोर्ट पर भी भरोसा करना चाहिए, हम सब भरोसा करते भी हैं। लेकिन ये भी सही बात है, अश्विनी उपाध्याय जी ने जो कहा, जो संबित जी ने कहा, इस देश का एक वर्ग ऐसा है, एक संप्रदाय विशेष ऐसा है, और उन संप्रदाय विशेष के साथ एक वामपंथी गैंग, जिसे हम और आप टुकड़े टुकड़े गैंग सही कहते हैं, क्योंकि वामपंथियों ने मुस्लिम लीग का साथ दिया था भारत विभाजन के लिए, तो हम गलत नहीं बोलते हैं। आज भी उनके साथ वो खड़े रहते हैं, दुनिया के हर ऐसे मामलों पर वो तालिबानियों के साथ भी खड़े रहते हैं। तो इस टुकड़े टुकड़े गैंग को जब तक उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं दे देती है, तब तक वो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट उनके अनुसार काम करे, इसके लिए वो सारे कुकर्म करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और कहेंगे कि अब देखिए सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं कर रही है, तो ये तो करेंगे ही करेंगे। देखिए, दूसरी बात मुझे कहना है, एक अभी कहा गया था कि भाई एड़ी चोटी का पसीना लगाना पड़ेगा साबित करने के लिए। बात आप सही कह रहे हैं साहब, इनका तंत्र इतना मजबूत है कि आप सोच सकते हैं कि जो टेररिस्ट हैं उनको भी फांसी दिलवाने में इस देश को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और बहुत समय लगाना पड़ता है। लेकिन आप भरोसा कर सकते हैं कि इस समय दिल्ली में एक ईमानदार सरकार है। वो कांग्रेस की तरह बेईमान नहीं है, वो कांग्रेस की तरह देश विघाती नहीं है, वो कांग्रेस की तरह विधर्मियों की सरकार नहीं है। इसलिए आप और हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिन जिन लोगों ने दिल्ली में दंगा फैलाया है
वो उनको असली मुकाम संगीत तक ले राजू, जाया मुझे ना एक चीज जाएगा। आज समझ नहीं तीसरी आ बात रही। कहना चाहता हूं, एक सवाल पूछ रहा हूं, माफी देखिए के साथ। दंगा बस 10 सेकंड अमन जी, 10 सेकंड मुझे ना ये समझना है, अमन जी 10 सेकंड फिर दंगाइयों का पूछ साथ लीजिएगा। देने से मिलता क्या? बार बार कहा जाता है भाई दंगा, कोई वोट बैंक मजबूत हो जाता है। देखिए अमन जी, दंगा करने का जो प्रोफेशनल कैरेक्टर है वो पूरी दुनिया में एक संप्रदाय का है। आज भी टेररिस्ट एक्टिविटीज में वही संप्रदाय लगा हुआ है। तो जब डकैती वो करेगा, चोरी वो करेगा, दंगे वो करेगा, बम विस्फोट वो करेगा, तो फिर क्या पुलिस से आप अपेक्षा करते हैं कि वो जा करके किसी क्रिश्चियन को पकड़ ले, किसी मैथु को पकड़ ले, किसी जाकर के माधव को पकड़ ले, किसी जाकर के राघव को पकड़ ले, किसी अन्य जाकर के संबित पात्रा को पकड़ ले? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यदि उमर खालिद करेंगे तो उमर खालिद को ही पकड़ा जाएगा। नहीं, अखलाक अच्छा, जिन लोगों को अभी भी भरोसा नहीं हो पा रहा है ना, 99% सर, धैर्य रखिए सर, डेटा देखिए। ठीक है, एक मिनट रवि रागी आप तो पढ़े जिन लोगों को अभी भी भरोसा नहीं हो पा रहा है, जिन लोगों को अभी भी लग रहा है कि उमर खालिद, ताहिर हुसैन, आपको पता लग जाएगा कौन, जिन लोगों को अभी भी लग रहा है उमर खालिद, ताहिर हुसैन भटके हुए मासूम बच्चे, युवा, बेचारे, शांति दूत, जिनको लग रहा है अभी भी वो बेगुनाह, जिनको नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों को आ रहे हैं, उन लोगों को एक हम क्लिप दिखाना चाहेंगे। 26 फरवरी के आसपास का क्लिप है, जब 26 फरवरी का एक क्लिप है, वहां पर लोग कैसे ताहिर हुसैन का नाम ले रहे थे कि कैसे उसकी छत से पेट्रोल बम से लेकर एसिड तेजाब की थैलियां फेंकी गई। वो ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको देखनी चाहिए। वो दिखाना इसलिए हमारा मकसद है क्योंकि जी न्यूज शुरुआत से कह रहा था कि टुकड़े टुकड़े गैंग ने कराए दिल्ली में दंगे, तब सवाल उठाए जा रहे थे कि जी न्यूज टुकड़े टुकड़े गैंग के पीछे क्यों पड़ गया। अब कोर्ट भी मान रहा है, कोर्ट ने भी माना इनका मकसद था दिल्ली को जलाना। वो हिस्सा सुनिए, उसके बाद मैं संबित और शाहिद अली आप दोनों के पास आऊंगा। वो हिस्सा सुनिए 26 फरवरी का, जब सुधीर चौधरी दिल्ली दंगे जहां पर हुए थे वहां पर पहुंचे थे और उनको लोगों ने आंखों देखी क्या बताया था, सुनिए। मोर्चा बना रखा है सर इन्होंने, ये बिल्डिंग थी, वो ये वाली बिल्डिंग यहाँ से मोर्चा बना रखा था इन लोगों ने। अच्छा, तो यहाँ से वो ऊपर खड़े हुए थे। ये निगम पार्षद तहीर खान की बिल्डिंग है सर। अच्छा, ये निगम पार्षद तहीर खान की बिल्डिंग है सर। ये निगम अच्छा, हाँ, निगम पार्षद आम पार्टी। और ऊपर से क्या, ऊपर से पत्थर चल रहे थे? सर ये पेट्रोल बम, ये पेट्रोल बम ये ऊपर से फेंके जा रहे थे यहाँ से। ये सर मोर्चा ही वहाँ था, पूरा मोर्चा यहाँ पर मोर्चा यही था, मतलब सारा इंजाम यहाँ था, सारा इंजाम यहाँ पर सर। यहाँ से हुआ। ये बिल्डिंग ना होती तो शायद ये सत्यानाश ना होता। अगर ये बिल्डिंग ना होती तो यहाँ कुछ नहीं होता। ये ईंट को आप देख रहे हैं इसमें, ये ईंट देखिए यहाँ जो गाड़ी के स्क्रीन पर है, ये ऊपर से तोरी खाने वाली बिल्डिंग से सर, वहां से उस बिल्डिंग से इसको फेंका गया है। तोरी खाने वाली बिल्डिंग से फेंका गया सर, ताहिर खान बिल्डिंग। अच्छा, ये मकान, एक मैं मकान की छत पर आया हूँ अभी, देखो सर इन्होंने कैसा तोड़ कर, और यहाँ से देखिए तस्वीर कैसी दिखती है। ये मकान की छत है, पत्थर देखिए पूरे मकान की छत पर पत्थर ही पत्थर पूरे बिखरे हुए हैं। किस कदर लूट कर ले गए थे सर, यहाँ तोड़ फोड़। जी, यहाँ से क्रॉस किया था तो उसमें आग लगी, इसमें भी आग यहाँ से लगाई सर, उस वाले मकान में भी ये सीन दिखाऊंगा। अच्छा, क्रॉस करके गए थे आग लगी। उस मकान में भी आग लगाई है। वहाँ तक हम लोग खुद बुझाए हैं। इस वाली बिल्डिंग से आया सर ये काम, सब पेट्रोल बम यहाँ से फेंके गए। इसकी निगम पार्षद की बिल्डिंग से नाश हुआ हमारे सारे पूरे क्षेत्र का। इसने हमारा पूरा क्षेत्र जला दिया साथ में। ये पूरी सड़क की हालत ये है। ये तस्वीरें देख के ही आपको अंदाजा आ जाएगा कि यहाँ पर कल दिन भर और कल रात में क्या हुआ। सामने फट, अच्छा, यहाँ से खड़े होकर, इस मकान से खड़े होकर फिर वहाँ सामने पेट्रोल बम फेंके गए। क्या हुआ? यही हमारा घर है, इसके पड़ोसी हैं हमारे तो बच्चे बीमार पड़ चुके हैं, हम बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। इन्होंने बम के गोले फेंके, इतनी बड़ी बड़ी बोतलों में पेट्रोल भर भर के हमारे घरों में फेंका है। ताहिर हुसैन की इस बिल्डिंग को खत्म किया जाए, इस बिल्डिंग को खत्म किया जाए सर। हमारे बच्चे काट काट के नाले में फेंके गए। अब आप सोचिए, अभी भी कुछ लोग हैं इस पैनल में ही हैं। शाहिद भाई, आप गए थे यहां पर, आपने लोगों से बात की थी, अगर की होती तो संभवतः आज उनको नहीं बचाते आप। देखिए, ये जो आपका सवाल है, मैं वहां पर गया था नहीं गया था, ये मेरे ख्याल इस बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन मेरा इसमें मानना यह है कि आप वहां जाते तो उनको नहीं बचाते, बस ये मैं कहता हूं। आपने अगर दूसरा पहलू भी दिखाया होता, कपिल मिश्रा का स्टेटमेंट भी दिखाया होता, अनुराग ठाकुर का दिखाया होता,
या उस पर जांच हुई होती तो मेरा ख्याल है जिक्र होता इस तो मैं बात में दिखा देता आपकी ना। बात में दम होता। अब कोर्ट के लेकिन ऑर्डर जो में भी मैं मीडिया ट्रायल नहीं कर सकता ना सर, मैं क्यों नाम लूं कि किसी का? अमन जी, अगर कोर्ट के ऑर्डर में कपिल मिश्रा का नाम होता तो मैं दिखाता। कोर्ट के ऑर्डर में नाम ताहिर हुसैन का, उमर खालिद का है, आप किसी का नाम घसीट रहे हैं। आपने एक पुरानी स्टोरी दिखाई। नहीं पुरानी, मैं ये बात कह रहा हूं कि है। अगर ऑनरेबल कोर्ट का ऑनरेबल कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट आएगा उसमें जो गिल्टी होंगे वो उनको सजा दीजिए, जो भी हमारे कानून कहता है, जो भी हर मुल्क का कानून कहता है। लेकिन जब तक कि उनका वहां से वो पूरी तरह से गिल्टी होल्ड ना हो जाए, आप लोग जो ये एक वो चलाते हैं ना, पूरी तरह से एक जो माहौल बनाते हैं, ये माहौल बनाना गलत है। ये माहौल बनाना मेरा ख्याल है ये जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होने वाली है उसमें भी इंटरफेरेंस है। शाहिद अली, एक सवाल आपसे पूछ सकता हूं मैं आपसे? इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। शाहिद अली, जैसे आप कह रहे हैं, एक मिनट रवि आ रहा हूं। जैसे शाहिद अली आप कह रहे हैं कि मैं ताल ठोक के मत ना कहूं कि इन्होंने कराए दंगे, मेरा सवाल आपको इतना भरोसा क्यों है इन लोगों पर कि इन्होंने दंगे नहीं कराए होंगे? जानते हैं क्या मतलब इतना भरोसा, इतना ताल ठोक के भरोसा है आपको इन पर कि इन्होंने दंगे नहीं कराए होंगे? ऐसा क्या है आपका कुछ पर्सनल जानते हैं, कोई कनेक्शन है कि इन्होंने नहीं कराए होंगे दंगे? ऐसा क्यों है? जैसे आप क्लीन चिट दे रहे हैं। मुझे भारत के कानून पर भरोसा है। मेरे बार-बार स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपका जो भी अर्थ निकालना वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन मेरे अल्फाज बिल्कुल साफ हैं और वो अल्फाज ये हैं कि जिनको कानून गिल्टी होल्ड करेगा उनको सजा दीजिए, कोई एतराज की बात नहीं है। लेकिन जब तक कोई कानून गिल्टी होल्ड नहीं हो जाता, ये जो आप नैरेटिव चलाते हैं, ये चलाना नैरेटिव बंद कीजिए। देखिए तबलीगी जमात के मामले में नैरेटिव चलाए गए थे, लेकिन तमाम कोर्ट्स के ऑनरेबल कोर्ट के फैसले आए कि वो और कोर्ट के ऑर्डर में जो लिखा गया उस पर आपकी टिप्पणी कि प्राइमा फेसी इन दोनों ने कराए दंगे? ऑर्डर प्रथम दृष्टया है प्राइम फेसाई। हाँ जी। जब तक प्राइम फेसा नहीं होगा तो मुकदमा कहां से चलेगा? तो कोर्ट को क्यों लगा ऐसा? इसलिए तो मुकदमा चलेगा। कोर्ट को ऐसा क्यों लगा कि इन दोनों ने कराए दंगे? जो एविडेंसेस आएंगे, और आपको नहीं लगता है दोनों नहीं कर सकते दंगे? ऐसा लगता है जो एविडेंसेस कोर्ट जो एविडेंसेस पुलिस ने अवेलेबल करवाए हैं, उन एविडेंसेस की अब जांच ऑनरेबल कोर्ट करेगी, जुडिशियल स्क्रूटनी होगी उसकी। तो पुलिस फंसा रही है। पूरा कानून है, लॉ ऑफ एविडेंस है, जो ट्रायल होता है इसलिए तो होता है, जो जिरह होती है इसलिए तो होती है। पुलिस मासूमों को मेरा ये कहना है कि फंसा रही है या वो लोग या उन लोगों ने हकीकत में किया है, वो जब तक ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता आप नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि वो लोग निर्दोष हैं, आप ये नहीं कह सकते कि वो लोग दोषी हैं। अच्छा, हो सकता है दंगा हो सकता है किया हो, ये तो कह दीजिए कम से कम। इतना भरोसा थोड़ी ना, अटूट भरोसा है, अटूट विश्वास है इन दोनों मासूमों पर आपको। जब कानून हमारे मुल्क, देखिए साहब, मैं भारत के संविधान को और कानून को मानता हूं, वो ये कहता है कि इनोसेंस स्टिल प्रूवन गिल्टी। ठीक है, आप निर्दोष मानेंगे जब तक नहीं तो निर्दोष भी तो नहीं, कह दीजिए हो सकता किया हो। इतना अटूट विश्वास भरोसा है आपको भारत के संविधान के खिलाफ? सस्पेक्टेड तो है सर। आपने अमन जी पूरे का पूरा मीडिया आके मुझे भारत के संविधान के खिलाफ बुलवाना चाहे, नहीं बुलवा सकता। मैं संविधान नहीं, मैं टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ कह रहा हूं। नहीं, मैं कानून का आदमी हूं। ठीक है, संबित उसके बाद अश्विनी जी ने आपके पास आप मुझसे सवाल किया, मैंने जवाब दिया। ठीक है, संबित पात्रा, उसके बाद अश्विनी उपाध्याय। पहले संबित पात्रा। संबित नहीं बोल सकते, वो क्यों बोल रहे हैं आप? उन्होंने कराए दंगे। देखिए मैंने दोनों की बात सुनी, दोनों का एक ही कहना है, अनटिल एंड अनलेस दे आर प्रूव टू बी गिल्टी दे आर इनोसेंट। जब तक वो गिल्टी नहीं प्रूव हो जाते, मतलब सुप्रीम कोर्ट के लास्ट सुई तक ये इनोसेंट रहेंगे। देखिए इनसे पूछिए कर्नल पुरोहित के बारे में जरा, उनको तो सूली पे चढ़ा रखा था, साध्वी प्रज्ञा को तो सूली पे चढ़ा रखा है, जबकि वो तो रिहा हो गई हैं, कुछ नहीं है। मोदी जी तक को छोड़ते नहीं है, ये पहले से ही घोषणा कर देते। अभी बोल रहे थे भगवा ब्रिगेड ने जलाया है, उस समय कोई कोर्ट वोट नहीं चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू आप यहां भूल रहे हैं, हर्ष मंदर जी का वो बाइट चलाइए जरा। हर्ष मंदर, अगर ये अरे ये फूफा जी फिर बोल रहे हैं, ये हर्ष मंदर जी इनके पूरा मतलब इनके सब कुछ है, जहां पना है हर्ष मंदर। ये फूफा जी फिर, फूफा जी की आवाज कम करिए जरा। फूफा जी जरा शांत रहिए। अभी फूफा जी अभी तो हर्ष मंदर की पोल खोल रहा हूं। हर्ष मंदर जी क्या बोल रहे थे? हर्ष मंदर जी बोल रहे थे अब सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, अब पुलिस को भी नहीं मानेंगे, अब फैसला सड़क पे होगा, जो भी होगा सड़क पे होगा, अब फैसला कोर्ट में नहीं होगा। वाह,
ये तो इनके तो सबसे बड़े अब्बा जो हैं हर्षमंदर, वो तो बोल रहे थे लड़ाई तो सड़क पे होगी, हम सुप्रीम कोर्ट पे भी नहीं मानेंगे। अब बोल रहे हैं जो कोर्ट कहेगी हम मानेंगे। देखिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज मैं प्रार्थना करता हूं अंकित शर्मा जो हमारे आईबी के इंस्पेक्टर थे, अंकित शर्मा और रतन लाल की आत्मा के लिए, रतन लाल जी, अंकित शर्मा और ऐसे 50 लोग जिनको मार दिया गया और बेचारे अरे आप क्या, मैं अंकित शर्मा जी के बारे में श्रद्धांजलि दे रहा हूं, आप चिल्लाइए मत। ये टुकड़े टुकड़े की फूफा को बोलिए चिल्लाना बंद करें। अंकित शर्मा को 400 बार गोद के मार दिया गया, चाकू मार। और कौन रिस्पॉन्सिबल था, कौन जिम्मेदार था? यही ताहिर हुसैन जिम्मेदार था। और सबसे दुखद बात है, एक आम आदमी पार्टी लेफ्ट और कांग्रेस की नेक्सस बनी हुई थी, यही आप याद करिए, इसी ताहिर हुसैन को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद तक मैदान में उतर गए थे। आम आदमी पार्टी के सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि ताहिर हुसैन बिल्कुल निर्दोष है, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जाए। आज देखिए कोर्ट में प्रथम दृष्टया ये साबित हो गया कि ताहिर हुसैन और उसके साथ साथ उमर खालिद, ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल थे। ये फूफा क्यों चिल्ला, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये फूफा चिल्ला क्यों रहे हैं? रवि श्रीवास्तव जो नाम वो ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं क्या? आप बताइए, अंकित शर्मा किसने मारा, रतन लाल किसने मारा? मैं एक और नाम लेता हूं, दिलबर नेगी। ये तो आपको पता भी नहीं होगा दिलबर नेगी के साथ हुआ क्या था। दिलबर नेगी के तो हाथ पैर काटकर दुकान में जला दिया। दिलबर नेगी के साथ क्या हुआ था? दिलबर नेगी कौन है इनको तो ये भी नहीं पता। रवि श्रीवास्तव पता है दिलबर नेगी के साथ क्या हुआ था? रवि श्रीवास्तव क्या हुआ था? दिलबर नेगी कौन है पता है आपको? कौन है दिलबर नेगी? दिलबर नेगी का उत्तराखंड के अंदर उसकी हत्या हुई थी। उत्तराखंड के अंदर सर, यहाँ दिल्ली दंगों में दुकान के अंदर हाथ पैर काट के जला दिया था उसको। आपको यही नहीं पता है? अब बताइए, देखिए हद है रवि श्रीवास्तव। उत्तराखंड के हैं वो, दिल्ली दंगों में दुकान के अंदर हाथ पैर काट के जिंदा जला दिया था दिलबर नेगी को। वो है दिलबर नेगी। अंकित शर्मा आईबी अफसर, रतन लाल, ये किसने मारा इन लोगों को? फिर दिलबर नेगी उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड में नहीं हुआ उनका मर्डर। 53 लोगों की बात करिए, वो उत्तराखंड के थे। अब तो उत्तराखंड में नहीं मारा, दिलबर नेगी के हाथ पैर काट के दुकान में जला दिया था। 53 लोगों को आपको पता ही नहीं है दिलबर नेगी कौन है? थोड़ा सा संवेदनशील होने की जरूरत है। हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए दंगे कराए गए ना, ये तो कन्फेशन है, ये तो ताहिर हुसैन का कन्फेशन है। हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए दंगे कराए गए। क्या अमन चोपड़ा 53 लोग इंसान नहीं थे क्या? 53 लोगों की बात करिए। आप दिलबर नेगी, आपको पता नहीं है मैं आपसे क्या सवाल पूछूं? मैं समझ गया आप किस तरफ के हैं और आप किसको बचाने आए, मैं समझ गया। दिलबर नेगी को उत्तराखंड में नहीं मारा था, उत्तराखंड में नहीं मारा था दिलबर नेगी को। दिलबर नेगी को दिल्ली दंगों में दुकान के अंदर हाथ पैर काट के जिंदा जला दिया था। 53 लोगों को मारा था। बहुत से शाहिद भी थे उसके अंदर, बहुत से रफीक भी थे उसके अंदर, बहुत से मोहम्मद भी थे उसके अंदर। अश्विनी उपाध्याय क्यों नहीं लेते आप? अश्विनी उपाध्याय कौन रिस्पॉन्सिबल था उसके लिए? कौन रिस्पॉन्सिबल था उसके लिए? यही ताहिर हुसैन और यही उमर खालिद जिम्मेदार थे उसके लिए भी। संबित जी जरा एक मिनट टाइम दे दीजिए। अश्विनी उपाध्याय जी। उसके बाद श्रीवास्तव जी, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। श्रीवास्तव जी श्रीवास्तव जी आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे 2 मिनट टाइम दे दीजिए। देखिए ये लोग बार बार भगवा भगवा क्यों करते हैं पता है आपको? क्योंकि गंधार में जब भगवा था तो गंधार शांत था, खुशहाल था। जब से वो कंधार बना, वहां पे हरा रंग आया, तब से वह शांत हो गया। कुंभा शांत था जब तक वहां भगवा था, जब से वो काबुल बना, हरा रंग आया, अशांत हो गया। पर्शिया शांत था जब तक वहां भगवा रंग था, जब से वो ईरान बना, हरा रंग आया, अशांत हो गया। बाल्हिक शांत था जब तक वहां भगवा रंग था, जब वो बल्ख बना, हरा रंग आया, अशांत हो गया। कैकेय शांत था जब तक वहां भगवा रंग था, जब वो पेशावर बना, हरा रंग आया, अशांत आ गया। कंबोज शांत था जब तक वहां पे भगवा रंग था, जब वो बदक्सा बना, हरा रंग आया, अशांत हो गया। सुवास्तु शांत था जब तक वहां भगवा था, जब वो स्वात घाटी में हरा रंग आया, अशांत हो गया। तक्षशिला में जब तक भगवा था, सुन लीजिए, अब कड़वा सच आपको मिर्ची लग रही, सुनिए। तक्षशिला में जब तक भगवा था बहुत शांत था, खुशहाल था।
जब वहां हरा रंग आया, आप झूठ बोलते रहिए, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलिए, आपका झूठ सच हो जाएगा क्या? झूठ बोलने से भारत के 9 राज्यों में इन्होंने, सुनिए, भारत के 9 राज्यों में इन्होंने हिंदुओं को माइनॉरिटी बना दिया। अरे भाई सारे 2014 तक क्यों बांट रहे हो इस देश सही को? चल रहा था, आप देखिए हमारा तिरंगा उठा करके एजेंडा बिल्कुल उसमें सही चल भगवा रहा भी है, उसमें था। हरा भी इनको है, लग रहा था उसमें कि सफेद भी है। 2040 तक हम यहाँ पे लेकिन गजवा आप हिंद देश को कर बांटने का देंगे, काम करने लेकिन में आपको मजा आता 2014 है। में आप पूरे जनता देश को जगी, बांटते हो। 2014 में जनता जगी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, अब इनको मिर्ची लग रही है। इनको लग रहा है कि गजवा हिंद में सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो वो भगवाधारी है। इनको गजवा हिंद के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा एक भगवाधारी लग रहा है, इसलिए बार बार भगवा 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 करते रहते हैं। एक चीज ध्यान रखो, अभी जो हो गया सो हो गया, अब आगे से आपकी नहीं चलेगी, आगे से आपकी नहीं चलेगी। जो करना है आपको करो। प्रधानमंत्री जी से इतना निवेदन है, तत्काल पुलिस रिफॉर्म करे, जुडिशियल रिफॉर्म करे और इस ताहिर हुसैन के घर पे बुलडोजर चलवाए। जब तक ताहिर हुसैन के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, वो जो अमित शर्मा मारे गए, जो नेगी मारे गए, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। 53 लोग मारे गए, वो शाहिद अली, वो किसके भाई थे? शाहिद अली, वो इंसान चलिए थे ठीक है क्या? सर, ठीक से ठीक। अश्वनी सर वो उपाध्याय ताहिर हुसैन से पूछिए ना, ये जो जो दंगे बातें भड़काए इन्होंने की हैं, ना दंगे भड़काते, जब जान जाती है तो धर्म देखकर थोड़ी ना जाती है। दंगों की जद में तो सब आते हैं ना, दंगों की जद में तो सब आते हैं। सवाल है दंगे किसने भड़काए, दंगों की आग किसने लगाई, किसने फंडिंग की, सवाल ये है ना। कोर्ट के ऑर्डर में तो लिखा हुआ है ना, कोर्ट तो कह रहा है प्राइमा फेसी ताहिर हुसैन उमर खालिद ने दंगे भड़काए, दंगों की फंडिंग करी। उनसे सवाल पूछे ना, जब दंगे होते हैं तो दंगों की जद में तो तमाम लोग आते हैं। जो लोग धर्म के नाम पर देश को बांट रहे हैं, किनको कह रहे हैं, अमानतुल्लाह को कह रहे हैं, अरे भैया धारण कर रहे हैं, कोई नहीं आप बांट रहा। उन्हें सफरियां दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती किनको कह रहे हैं? आप कह रहे हैं ना, उदाहरण दे रहा हूँ, जहां जहां भगवा अभी आपने कहा भगवा। मैं एक चीज बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, एक तरफ ताहिर हुसैन, एक तरफ उमर खालिद। अब तक ये डिबेट थी क्या टुकड़े टुकड़े गैंग ने कराए दिल्ली में दंगे, लेकिन कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद जो प्राइमा फेसी कोर्ट ने कहा है, कड़कड़ुमा कोर्ट ने कहा है प्राइमा फेसी की उमर खालिद और ताहिर हुसैन नहीं कराए दिल्ली में दंगे। ना सिर्फ दिल्ली में दंगे बल्कि छत से ताहिर हुसैन ने दंगाइयों को भड़काया, यह कोर्ट की तरफ से कहा गया। और फंडिंग का भी जिक्र है इसमें कि दंगों की फंडिंग भी कराई। शाहिद अली, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, आप बोलिए शाहिद अली, कब तक बचाएंगे, कब तक बचाएंगे शाहिद अली, और क्यों बचाएंगे, किसको बचाएंगे? देखिए, आपको तो पता है ना दिलबर नेगी के साथ क्या हुआ था। मेरा काम बचाने का नहीं है, मेरा काम बचाने का नहीं है, मेरा काम है सच के लिए लड़ना। और सच के लिए लड़ने का हमारे यहाँ जो माध्यम है वो ऑनरेबल कोर्ट है। ऑनरेबल कोर्ट में जब मामला जाता है, मुकदमा जाता है, तो वहां पर दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है, एविडेंसेस आते हैं, गवाहियां आती हैं, उन गवाहियों के बाद में फैसला होता है। और ऑनरेबल हमारे जो कानून देता है, इसीलिए डिफेंड करने का पूरी तरह से अधिकार देता है। और हम वकीलों की ये ड्यूटी बनती है, फर्ज है हमारा कि जो भी हमारा वकील हो उसको हम कोर्ट के अंदर पूरी तरह से डिफेंड करें। डिफेंड करिए आप, मैं किसी गैंग को ना, मैं भगवा गैंग को कहिए, मैं टुकड़े टुकड़े गैंग को डिफेंड करने आया हूं, ये अच्छी बात कर रहा हूं। ये अच्छा लगता है जब आप डिप्लोमेटिक नहीं होते और ये ब्लैक और व्हाइट आप बात करते हैं कि हाँ मैं टुकड़े टुकड़े गैंग को डिफेंड करने आया हूं। अमन जी ताल ठोके में आपका मतलब ये बढ़िया है। अमन जी, आपका मतलब ये हुआ कि आपकी हाँ में हाँ मिलाओ तो ठीक, मेरी नहीं, कोर्ट मेरी नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग शाहिद भाई, कोर्ट की हाँ में हाँ, कोर्ट को प्राइमा फेसी लग रहा है, अमन चोपड़ा को नहीं, कड़कड़ुमा कोर्ट को लग रहा है। क्यों नहीं खड़े हो सकते अमन जी? आप संविधान के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते? आप भारत के कानून के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते? मैं उमर खालिद के साथ खड़ा होकर संविधान के साथ खड़ा हूंगा। मालूम है, या तो संविधान के साथ या उमर खालिद के साथ, या संविधान के साथ या ताहिर हुसैन के साथ। ताहिर हुसैन ये अभी ऑनरेबल कोर्ट में टेस्ट होना है कि कौन सही है कौन गलत है। और आपको इतना भरोसा क्यों है इन पर? दे देते हैं ना, ऐसा हो गया, वो मत करा करिए। इतना भरोसा क्यों है? देश के संविधान पे भरोसा है, देश के कानून पे भरोसा है। बाबा अम्बेडकर साहब ने बहुत भरोसा उनके घर वालों को नहीं होगा उन पर कि इन्होंने कानून बनाया, आपको है। तो दिल्ली में क्या आईएसआईएस वाले आके बम फोड़ के गए क्या? बुजुर्गों पर जिन्होंने, मैं ये पूछ रहा हूँ, ताहिर हुसैन के घर पे गुलेल आईएसआईएस वाले लगा के गए थे क्या? मिला। वरना तो आपका बस चले तो आप कोर्ट बंद करवा दो, पुलिस ने जो कह दिया वही गॉस्पेल ट्रुथ है, उसको आप मान लेंगे। अच्छा, सर, इसीलिए तो कानून को तमाम सब चीजें देखनी होती हैं। नहीं, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, ताहिर हुसैन के अंकित शर्मा को 400 चाकू किसने मारा? अश्विन, एक मिनट, शाहिद अली
दिलबर नेगी के साथ क्या हुआ था और कौन गिरफ्तार हुआ है, आप जानते हैं? अरे भाई 53 लोगों की बात करो। दिलबर नेगी के साथ क्या हुआ ऐसा और आप 53 आरोपी का लोगों के नाम क्या है, क्यों आप ले जानते रहे? हैं? आप 53 लोगों में से देखिए, हम दिलबर अंकित नेगी शर्मा जी के साथ क्या हैं, हुआ हम और उसका रतन लाल जी आरोपी के कौन है, साथ आप जानते हैं? हम अंकित शर्मा के रतन लाल के साथ क्या हुआ और लेकिन आरोपी साथ कौन है, आप हम जानते 45 हैं? मुसलमानों के भी साथ हैं। चलिए आप मुझे नाम जिनका बताइए, दिल्ली में चलिए एक काम कत्लेआम करते हैं, ठीक किया। है, आप मुझे नाम बताइए, मैं आप मुझे एक नाम बताइए, बताइए नाम बताइए, मैं आपको नाम बताता हूँ, आप मुझे नाम बताइए। अमन जी, मुझे नाम बताइए। जिन लोगों की दिलबर फैमिलियां नेगी, बर्बाद हुई है ना, अंकित जिनके शर्मा, लाल खत्म रतन हुए लाल, हैं, नाम बताइए जिनके मेरे को। बाप खत्म हुए हैं, जिनके भाई खत्म हुए हैं, जिनके बेटे खत्म हुए हैं, ताहिर हुसैन की वजह से खत्म हुए क्या? आप फैमिलीज के दर्द ये को सवाल महसूस करिए। पूछिए ना सर, आप ताहिर हुसैन ना दंगे भड़काता तो ये ना पूछ रहा हूँ, होता। वो गुलेल लगाने कौन आया? दर्द को क्यों महसूस नहीं कर रहे? आप 53 लोगों के दर्द को क्यों महसूस नहीं कर रहे? हम अमित नेगी के भी साथ हैं, हम रतन लाल के भी साथ हैं, हम अंकित शर्मा के भी साथ हैं, ताहिर हुसैन के हम साथ बाकी खड़े 48 मुसलमानों के भी आप साथ हैं, दंगों के पीड़ितों जिनका का दर्द दिल्ली महसूस के कर रहे दंगे हैं। में कत्ल किया संगीत गया। रागी, उसके बाद संबित और पात्रा। जो भी गुनहगार हैं, ठीक है, जो भी गुनहगार हैं, चाहे वो फिर कपिल मिश्रा ही क्यों ना हो, या अनुराग ठाकुर क्यों ना हो, या रागिनी क्यों ना हो, उनकी भी जांच होनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने भी हाईकोर्ट में यही तो कहा था, उनकी जांच होनी चाहिए। चाहे ताहिर FIR हुसैन, होनी ताहिर चाहिए। हुसैन का नाम लिया नहीं जा रहा है, उसमें संविधान का बचाव, क्या उनकी वो हुई? और कपिल मिश्रा का नाम सबकी फटाफट जांच मुंह पे आ गया। जो भी ये गुनहगार कमाल की बात है। बता जो वाह भी वाह गुनहगार है उसको बताइए सजा दीजिए, बताइए, चाहे वो उमर खालिद हो, मतलब क्या चाहे कमाल हुसैन के हो, लोग कपिल हैं, मिश्रा हो, देख अनुराग रहे ठाकुर हैं। हो, जो भी गुनहगार हैं उनको सजा दीजिए, लेकिन जो भी सर आप सबको आप सबके साथ में इन्वेस्टिगेशन करवाइए। बस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, संगीत रागी ने आपके पास आऊंगा, थोड़ा संबित पात्रा फिर मैं आपके पास आऊंगा, पहले संगीत रागी का कमेंट बहुत अमन जी, जरूरी बहुत है। सिंपल सी बात, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, शायद गुनहगार हैं, इस जो भी गुनहगार हैं, ठीक है, चाहे उसमें ताहिर हुसैन हो, चाहे उसमें उमर खालिद हो, इस कपिल अटूट मिश्रा हो, भरोसे रागिनी ठाकुर हो, अनुराग ठाकुर, और इस अटूट विश्वास के पीछे की वजह क्या है? सबकी जिम्मेदारी तय करिए, उनको सजा देने का काम कीजिए। इस अटूट भरोसे और अटूट विश्वास के पीछे की वजह क्या है? देखिए संगीत रागी, इनको इतना भरोसा है टुकड़े टुकड़े गैंग पर कि उन पर मत उंगली उठाइए। भारत का संविधान, भारत का कानून, बता रहा हूँ, भारत का संविधान, भारत का कानून। हमने ये नहीं कहा उनको उंगली मत उठाइए, हमने कभी भी ये नहीं कहा उनकी जांच मत करिए, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा मत चलाइए। इसलिए भरोसा है क्योंकि ये दोनों तो ऐसे चिल्ला रहे जैसे यही ताहिर हुसैन और उमर खालिद। अमन जी बात कर सकते हैं क्या? अमन जी बात कर सकते हैं? जी बोलिए बोलिए संगीत रागी, आप बोल रहे हैं, उसके बाद संबित अमन जी, पात्रा के पास आऊंगा, इनको रवि इसलिए शर्मा भरोसा पहले आप संगीत तक, रागी। अमन जी इनको इस अमन जी, चूंकि कांग्रेस पार्टी आज तक इन दंगाइयों के प्रति बहुत उदार हुआ करती थी, इनको बचाती आई रही है, इसलिए इनको इतना भरोसा रहा है। यदि भारत की सरकार, जैसा कि अश्विनी जी कह रहे हैं, यदि कानून का पालन वाकई निश्चित तौर पे ठीक तरीके से हुआ होता तो इन सारे आज जेल के अंदर हुआ करते। दूसरी बात, आप देखेंगे कि ये वो सिलसिला रुका नहीं है दिल्ली दंगे से, आज वही ताकतें किसान आंदोलन के साथ भी खड़ी हो गई हैं। वो उन्हीं आपको मैं बता दूं, वामपंथी और रेडिकल इस्लामिस्ट ये दोनों आज भी काम कर रहे हैं। ये देश तोड़ने वाली ताकतें हैं। इनके प्रति जब तक इस देश का राष्ट्रवादी समाज उठ खड़ा नहीं होगा और इनको ईंट का जवाब पत्थर से देने की शुरुआत नहीं करेगा, तब तक ये मानेंगे नहीं। आपको ये बता दूं, ये कह रहे हैं 53 लोगों की आप गिनती कीजिए। अरे जो मारने गया है, उस जो हत्या की साजिश में शामिल है उसकी बात करो ना। कपिल मिश्रा की बात करते हो तो गमछाधारी ऐसे आंदोलनकर्ता भी हैं जिन्होंने जाकर के मुसलमानों को घरों घरों में भड़काया कि तुम सीएए के विरोध में आकर के सड़कों पर खड़े हो। ऐसे आंदोलन के नेताओं को क्यों नहीं पकड़ते हो? वो भी इसके उतने ही गुनाहगार हैं। यदि कपिल मिश्रा गुनाहगार है तो सोनिया गांधी को भी कटघरे में खड़ा करो। यदि कपिल मिश्रा गुनाहगार है, अनुराग ठाकुर गुनाहगार है, तो पूरे गांधी परिवार के खिलाफ FIR दर्ज करो और डालो उनको जेल में, डालो उनको जेल में, पूरे गांधी परिवार को। परेशान क्यों है? रामलीला मैदान से जो गांधी परिवार ने हत्या और साजिश की, दो दंगे भड़काने का प्रोवोकेटिव बयान दिया, वो क्या कोई अपने आप में कम गुनाहगार है? कोई कम गुनाह था, लेकिन उसके बारे में चुपचाप लोग मौन रहे। उसके खिलाफ भी आवाज उठनी चाहिए थी, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होने चाहिए। श्रीवास्तव परेशान है, वो परेशान है, वो गुस्सा है, वो परेशान है, उनको दुख है, उनको पीड़ा है।
बताइए क्या पीड़ा है आपको रवि जी? गोडसे भक्तों से मैं क्या बात करूं? ये गोडसे गांधी के हत्यारों से क्या बात करें हम? अरे बात मत करिए फूफा जी, बैठ जाइए। अरे अमन भाई, अब फूफा जी को छोड़ दो, आप मुझे उत्तर देना है। आपके क्या हैसियत है बताने की हमें? आप रवि अरे भैया किसी के रवि जिस पार्टी का आप समर्थन करते हैं वो पार्टी इस दंगे में शामिल है। रवि जिस पार्टी का आप समर्थन करते हैं वो इस दंगे में शामिल है। रवि जिस पार्टी को आप समर्थन करते हैं वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहां बसा करके उसका वोट बैंक खड़ा किया है। वो पार्टी बांग्लादेशी इस दंगे में शामिल थे जिसकी परवरिश आपकी पार्टी करती है। आपकी पार्टी देशद्रोहियों के साथ खड़ी होती है रवि श्रीवास्तव। आपकी पार्टी जो है वो इन भी देशद्रोहियों के साथ खड़ी होती है। चलिए ठीक है, नहीं वो तो पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से आए हैं। अब मुझे चेंज करना है तो मुझे नहीं पता था रवि भाई, मैं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट लिखता हूँ आपको, मैं तो विश्लेषक लिख रहा हूँ। आप तो अमन भाई विश्लेषक लिख रहा था आपको, मेरे को नहीं पता था अब तक आपको ज्वाइन कर चुके हैं, ऐसा कुछ है। समित पात्रा बोलिए, समित पात्रा। ठीक है रवि भाई, हो गया रवि भाई, देखिए आप तो डिबेट लास्ट की तरफ जा रहा है, कर ली जितनी करनी थी। मगर मैं आपको एक स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप डिसाइड करिए स्टेटमेंट देने वाला इसके विषय में कोर्ट निर्णय ले या आप लोग खुद ही स्टेटमेंट को सुन के जान जाओगे। और आप बताना किसने ये स्टेटमेंट कहा है। स्टेटमेंट है 5 लाख लोग ऑर्गेनाइज्ड हो हमारे पास तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। इतना मलबा डाल दो रोड पे और पटरियों पर कि हम में से एक या दो लोगों असम और इंडिया को कट कर देंगे। अलग हो जाएगा इंडिया असम से और नॉर्थ ईस्ट से। आर्मी इंडिया की नहीं जा पाएगी नॉर्थ ईस्ट और असम तक। एक वो हमारा मुसलमान इलाका है, अगर वहाँ मुसलमान इकट्ठा हो जाता है तो हम चिकन नेक से नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग कर देंगे। आप बताइए इसमें कुछ और शेष रह गया? ये बोलने वाला खुद ये जो फूफा बैठे हैं उनके भाई सरजिल इमाम थे। ये सरफिरा जरगर इनकी बहन और सरजिल इमाम इनका भाई। तभी इनका ऐसा, इनका देखिए मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। बीच में भाई बहन इनके पकड़े गए हैं। देखिए जरा क्या व्यवहार हो रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है। अरे रवि श्रीवास्तव जी ऐसे मत होइए। रेगुलर आते हैं रवि श्रीवास्तव, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ। जब मैं मौका देता हूँ तो कहते हैं मैं किससे बात करूँ, जब किसी और पे जाता हूँ तो आप बीच में बोलते हैं। रवि श्रीवास्तव आपकी दिक्कत क्या है? जब आपके पास आता हूँ आप कहते हैं मैं क्या बोलूँ, जब किसी और के पास जाता हूँ तो आप बीच में फिर कूद जाते हैं। इतना दर्द, इतनी पीड़ा ठीक नहीं है ना। टुकड़े टुकड़े गैंग का ही तो खिलाफ डिबेट कर रहा था मैं। शुक्रिया समित पात्रा, रवि श्रीवास्तव, शाहिद अली, संगीत रागी और अश्विनी उपाध्याय, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ताल ठोक के आप सभी देख रहे थे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.